आज बात करते हैं हम सब्जेक्ट यूटीई की, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जिसमें आपका आज लेक्चर थर्ड है। जिसका आज आपका लेक्चर थर्ड है। तो ये सब्जेक्ट आपकी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के अंतर्गत चलती है। ठीक है। तो कल तक हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस हीटिंग, जिसके दोनों टाइप हमने पढ़े थे, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब बात करते हैं कि जो हम हीटिंग एलिमेंट ले रहे हैं, तो एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो हमारा एक गुड हीटिंग एलिमेंट कहलाए। ठीक है। तो बात करते हैं हम कि एक गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले क्या है कि उसका मेटलिक पॉइंट हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटलिक पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, ताकि मतलब क्या हो सके कि जो हमें टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर में प्रोवाइड प्राप्त हो सके। ये आपका फर्स्ट क्लियर हुआ। देन हम बात करते हैं कि जो हमारा क्या है हीटिंग एलिमेंट है, तो हीटिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारा? ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसका ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीकृत नहीं होगा तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? उसकी लाइफ क्या है हमारी? लॉन्ग हो जाएगी। लिव लाइफ लॉन्ग, मतलब उसकी दीर्घायु हो जाएगी। किस पे? हाई टेम्परेचर के लिए। मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर पे हमारा हीटिंग एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। उससे नहीं होने से क्या है, हमारी उसकी हीटिंग एलिमेंट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट की। ठीक है। तो शुड नॉट बी कोरिजन एट एटमॉस्फेयर इफेक्ट, मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय प्रभाव से हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो संचरित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संचरित नहीं होना चाहिए। अब संचरित नहीं होने से क्या है कि संचरित नहीं होगा तो हमारा क्या है कि उसमें जो हमारी उसकी जो हीटिंग एलिमेंट की है वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो मतलब सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि जो हम ऑक्सीडेशन और ये कोरिजन दोनों नहीं होंगे तो हमारी क्या है? लाइफ इंक्रीज हो जाएगी किसकी? हीटिंग एलिमेंट की। ठीक है। बात करते हैं कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो हमारी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उसकी हीटिंग एलिमेंट की जो वैल्यू है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी हाई होनी चाहिए। अगर वो हमारी स्पेसिफिक क्या है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हीटिंग एलिमेंट, मतलब ये है कि अगर हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो अगर हमारा हाई होगा, तो हाई होने से ये है कि जो हमारी लेंथ, मतलब तार की जो लेंथ ली जाएगी वो कम से ही काम हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। तो क्या होना चाहिए कि जो हीटिंग एलिमेंट के अंदर क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्योंकि जो लो होने से क्या होगा कि अगर ये हमारा हाई होगा, रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर हमारा हाई होगा हीटिंग एलिमेंट का, तो हमारा क्या है? टेम्परेचर मतलब ये है कि समरूप नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक अगर हम, मतलब ये है कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक हमारा करंट सेम समान प्रवाहित नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो है हमारा, वो लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लो होने से हमारा ये है कि जो हमारी स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो हमारी समान रूप से फ्लो होगी। सेकंड बात ये कि जो हमारा ताप होगा वो समरूप होगा। कैसा होगा? समरूप होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट के अंदर क्या क्या होनी चाहिए? मेटलिक पॉइंट हाई होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, संचरित नहीं होना चाहिए वायुमंडलीय प्रभाव से, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए हीटिंग एलिमेंट का, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड हीटिंग एलिमेंट की। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड हीटिंग एलिमेंट की। अब बात करते हैं हम हीटिंग मटेरियल्स की। भाई तब से हम तुम्हें 3 लेक्चर से यही पढ़ाए जा रहे हैं कि क्या पढ़ाया जा रहे हैं? हीटिंग एलिमेंट। ठीक है। क्या? हीटिंग एलिमेंट।
तो हीटिंग एलिमेंट किस किस मटेरियल से बना होता है, कितनी कितनी मात्रा होती है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। बात करते हैं हम हीटिंग मटेरियल्स की। किसकी बात करते हैं? हीटिंग मटेरियल्स की। तो क्या होता है कि देखो डिफरेंट मेरिट्स के आधार पर हमारे क्या है, विभिन्न गुणों के आधार पर जो हीटिंग मटेरियल्स है वो हमारा 4 टाइप का होता है। ठीक है, कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका निकिल कॉपर एलॉय। कौन सा होता है? निकिल कॉपर एलॉय। सेकंड जो आपका होता है वो होता है निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय। क्या होता है? निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय। थर्ड जो आपका होता है वो होता है निकिल क्रोमियम एलॉय। फोर्थ आपका होता है निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, तो आपके ये गुणों के आधार पर हीटिंग एलिमेंट को बांटा गया है। तो कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है? फर्स्ट होता है आपका निकिल कॉपर एलॉय, सेकंड होता है आपका निकिल क्रोमियम एलॉय, थर्ड जो आपका होता है वो निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय, और फोर्थ जो आपका होता है वो निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या है हीटिंग मटेरियल्स को गुणों के आधार पर डिवाइड किया। अब हम क्या है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे अभी निकिल कॉपर एलॉय की। किसकी बात करेंगे? निकिल कॉपर एलॉय की। तो निकिल कॉपर एलॉय क्या होता है कि ये निकिल कॉपर एलॉय एक मतलब का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, तो उसमें उसे हम यूरेका या कांस्टेंट ट्रेड नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? या तो निकिल कॉपर एलॉय हीटिंग एलिमेंट को, हीटिंग मटेरियल्स को हम यूरेका कह सकते हैं, या हम कांस्टेंट ट्रेड नाम से भी पुकार सकते हैं। तो इसके हमारे कितने नाम हुए? इसके 3 नाम हुए। कौन कौन से हुए? निकिल कॉपर एलॉय, यूरेका और कांस्टेंट ट्रेड। ठीक है, तो जहां भी अगर कोई पूछता है आपसे यूरेका क्या होता है, तो भी आप इसी चीज को बताओगे। अगर आपसे पूछता है कि कांस्टेंट ट्रेड मटेरियल्स क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप इसी चीज को बताओगे। तो आगे बात करते हैं हम कि जो निकिल कॉपर एलॉय होता है उसके अंदर क्या होता है, 45% तो हमारा निकिल होता है और 55% आपका कॉपर होता है। ठीक है, तो बात क्या है, निकिल कॉपर एलॉय जो होती है एक मिश्र धातु से बनी होती है। जो मटेरियल्स है वो एक मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें क्या होता है 45% हमारा निकिल होता है, 55% हमारा कॉपर होता है। तो इन दोनों के मिश्रण से हमारा निकिल कॉपर एलॉय धातु मटेरियल्स तैयार होता है। तो अब क्या करते हैं कि हम इसकी जो मैक्सिमम अधिकतम जो तापमान का जो मान लेते हैं इसके अंदर, मतलब यह है कि निकिल कॉपर एलॉय जो हीटिंग मटेरियल्स है वो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर सहन कर सकता है, तो वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन कर सकता है। मतलब ये है कि निकिल कॉपर एलॉय का मैक्सिमम टेम्परेचर का मान जो है वो कितना है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात करते हैं इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो रूम टेम्परेचर पर जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है निकिल कॉपर एलॉय हीटिंग मटेरियल्स का, वो होता है आपका 49 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 49 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बात करते हैं इसकी विशिष्ट गुरुत्व की। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, तो जो ये आपका होता है 8.88, तो ये किस चीज का स्पेसिफिक विशिष्ट गुरुत्व है आपका? निकिल कॉपर एलॉय का। तो इस प्रकार हमने निकिल कॉपर एलॉय हीटिंग मटेरियल्स को जाना कि इसके अंदर कि मतलब ये इसको यूरेका कांस्टेंट नाम से भी जानते हैं हम। इसमें 45% आपका निकिल होता है और 55% आपका कॉपर होता है, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तथा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो लिया जाता है वो रूम टेम्परेचर पर कितना होता है? 49 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व 8.88 होता है। बात करते हैं अब हम निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय की। ठीक है, बात करते हैं हम निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय की। तो निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय इसके अंदर क्या होता है, निकिल तो आपका होता है 60%। कितना होता है? निकिल आपका होता है 60% और आपका आयरन होता है 24% और आपका क्रोमियम होता है आपका 16%। तो इस प्रकार आपका निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है 60% आपका निकिल होता है, 24% आपका आयरन होता है और 16% आपका क्रोमियम होता है। बात करते हैं कि निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय हीटिंग मटेरियल्स की जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, अधिकतम जो तापमान होता है इसका सहन करने का,
तो वो होता है आपका 950 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 950 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ऑन रूम टेम्परेचर पर, कितना? ऑन रूम टेम्परेचर पर अगर इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो वो होता है 710 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बात की कि निकिल क्रोमियम आयरन किस किस से बना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, वो होता है 8.28। कितना होता है? 8.28। तो इस प्रकार हमने निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय धातु हीटिंग मटेरियल्स का डिटेल में पढ़ा। तो इसमें क्या है, 60% हमारा निकिल होता है, 24% आपका आयरन होता है और 16% आपकी क्रोमियम होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो 710 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तथा विशिष्ट इसका 8.28 होता है। बात करते हैं हम निकिल क्रोमियम एलॉय की। ठीक है, तो निकिल क्रोमियम एलॉय हीटिंग मटेरियल आपका 80% निकिल से बना होता है तथा 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो निकिल तथा क्रोमियम के इस प्रकार के मिश्रण को हम निकिल क्रोमियम एलॉय मटेरियल्स कहते हैं तथा निकिल क्रोमियम एलॉय का मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान आपका 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध कमरे के तापमान पर 109 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो आपको यहाँ दर्शाया हुआ है। ठीक है, कितना होता है? 109 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व 8.36 होता है। 8.36। हम पुनः बात करते हैं निकिल क्रोमियम एलॉय की कि निकिल क्रोमियम एलॉय मिश्र धातु जो है वो हमारा 80% निकिल से बनता है तथा 20% हमारे क्रोमियम से बनता है तथा इसका अधिकतम तापमान 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तब बात करें इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, विशिष्ट प्रतिरोध की कमरे के तापमान पर, तो वो होता है आपका 109 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तथा विशिष्ट गुरुत्व इसका 8.36 होता है। अब बात करेंगे हम कि निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय की। तो निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय के अंदर हीटिंग मटेरियल जो होता है वो कितने % होता है तथा कितना तापमान होता है। तो बात करते हैं हम निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय की। ठीक है, तो निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय हीटिंग मटेरियल्स के जो बना होता है वो 20 से 30% आपका क्रोमियम होता है, 20 से 30% आपका क्रोमियम होता है तथा 5% आपका एल्यूमिनियम होता है तथा 65 से 75% आपका आयरन होता है। इसके अंदर क्या होता है? तो इस प्रकार 20 से 30% आपका क्रोमियम, 5% आपका एल्यूमिनियम तथा 65 to 75 आपका आयरन होता है। इस प्रकार आपका क्या है, निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय धातु का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो कार्यकारी जो तापमान होता है, कार्यकारी अधिकतम जो तापमान होता है इसका, वो कितना होता है? 1150 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके इस विशिष्ट प्रतिरोध की कमरे के तापमान पर। कमरे के तापमान पर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो 140 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बात करें इसके स्पेसिफिक गुरुत्व की, तो वो आपका 7.22 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या है, हीटिंग मटेरियल्स को जाना कि जो हीटिंग मटेरियल्स होते हैं वो अपने गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको बताया था? निकिल कॉपर एलॉय, निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय, निकिल क्रोमियम एलॉय, निकिल क्रोमियम एल्यूमिनियम एलॉय, जिनको हम बारी बारी से हमने बताया कि इनके मिश्रण बताया गया किस किस चीज़ से बना होता है, इनका कार्यकारी आपको तापमान बताया, आपको इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया है और इनका विशिष्ट गुरुत्व बताया। अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे डिफरेंट मटेरियल्स में हमने डिफरेंट कार्यकारी टेम्परेचर आपको बताया, तो उन कार्यकारी टेम्परेचरों के लिए मतलब अब बात ये तो है नहीं कि एक ही रजिस्टर काम करे, तो उनके लिए जो रजिस्टर प्रयुक्त करेंगे अपन, तो वो रजिस्टर किसके बने होते हैं, तो इस सब चीज़ के लिए हमें
तो मैं स्पेशल नोट में लिखाऊंगा। बात करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक जो हीटिंग मटेरियल्स था, तो उसके मैंने आपको टाइप्स बताए थे। तो टाइप्सों का मैंने मैक्सिमम कार्यकारी तापमान, अधिकतम तापमान आपको बताया था। तो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से स्पेशल नोट्स में आपको बताता हूँ, ठीक है। स्पेशल नोट्स, तो स्पेशल नोट्स में आपका ये है कि जैसे कि मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि ये अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान पर जो हम प्रयुक्त रजिस्टर के लिए जो पदार्थ हम यूज करेंगे वो कौन सा पदार्थ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम 1100 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है। कितने अधिकतम तापमान हमारा कितना है, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके लिए हम प्रयुक्त रजिस्टर जो पदार्थ यूज कर सकते हैं वो कौन से, सिलिकॉन कार्बाइड, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तथा ग्रेफाइट पदार्थ को हम प्रयुक्त कर सकते हैं 1150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। बात करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की। अधिकतम तापमान हमारा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम प्रयुक्त मतलब जो रजिस्टर हम प्रयुक्त करेंगे वो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड पदार्थ का बना होगा, ठीक है। वो किसका बना होगा, सिलिकॉन कार्बाइड पदार्थ का बना होगा। तथा हम अब बात करते हैं कि जो हीटिंग मटेरियल्स होता है उसका कार्यकारी तापमान हमारा अगर 1650 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो उसके लिए जो रजिस्टर हम प्रयुक्त करेंगे, जो रजिस्टर हम यूज करेंगे वो हमारा मोलिब्डेनम का बना होगा, ठीक है। अब मोलिब्डेनम का एक चीज़ होती है कि रजिस्टर अगर हमारा मोलिब्डेनम का बना हुआ है तो वो हमारा निर्वात वैक्यूम में मतलब वैक्यूम में वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। वैक्यूम में वर्क नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या है, हाइड्रोजन माध्यम की आवश्यकता होगा, मीडियम बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाइड्रोजन मीडियम बनाना पड़ेगा जिसमें ये हमारा मोलिब्डेनम अपना सुरक्षित रहता है। वैक्यूम में क्या होता है कि ये हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये मोलिब्डेनम ओनली हाइड्रोजन माध्यम में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। बात करें अब 200 डिग्री कार्यकारी टेम्परेचर की, 2000 डिग्री कार्यकारी टेम्परेचर की, ठीक है। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कार्यकारी टेम्परेचर के लिए हम जो प्रयुक्त रजिस्टर है वो हम टंगस्टन पदार्थ का लेंगे, ठीक है। बट टंगस्टन पदार्थ का लेंगे तो लेकिन उसमें क्या होता है कि ये टंगस्टन का जो लो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे वैक्यूम के लिए मतलब लो वेपर प्रेशर इन वैक्यूम फर्नेस में प्रयुक्त होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो टंगस्टन है वो होता है लो वेपर प्रेशर का, ठीक है। जो लो वेपर प्रेशर होता है क्या है, वो कहाँ का, वैक्यूम फर्नेस के अंदर काम में आता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो हम रजिस्टर प्रयुक्त कर रहे हैं टंगस्टन, वो हमारा किस फर्नेस में काम आएगा, वैक्यूम फर्नेस के अंतर्गत हम प्रयुक्त करेंगे। लेकिन हम मोलिब्डेनम जो हम 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर रहे थे उसके लिए हम क्या है, ये वैक्यूम में नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट वैक्यूम, ये ओनली हाइड्रोजन माध्यम में ही वर्क कर सकता है। अब बात करते हैं हम कि अगर हमारा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर मतलब किसी भी रेंज का अगर टेम्परेचर हो, अगर ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उस जगह पे ग्रेफाइट रजिस्टर भी प्रयुक्त कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट का क्या होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर जाने पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीकृत होने लग जाता है। तो आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन से बचाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम ग्रेफाइट को बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब बात करेंगे हम कॉसेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब हीटिंग एलिमेंट की विफलता के कारण, मतलब हमारा हीटिंग एलिमेंट अगर विफल हो जाता है, अगर वो खराब हो जाता है या अनसक्सेस हो जाता है तो उसका क्या कारण है, तो इस रीजन को हम डीपली पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम कॉसेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉसेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब ये कि हीटिंग एलिमेंट की विफलता के कारण, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट की विफलता के कारण क्या है कि इसके बहुत सारे मतलब निम्न गुणों के आधार पर इसकी विफलता के कारण निम्न प्रकार हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स, क्या, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट मतलब गर्म धब्बों का बनना,
क्या, गर्म धब्बों का बनना। सेकंड है जैसे कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीकरण होना, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जंग लगना। और एक आपका होता है मैकेनिकल फेलियर, मतलब यांत्रिक विफलता। देखो कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स के मतलब क्या है कि इनके निम्न गुणों के आधार पर मतलब इसकी विफलताओं को हम बांटा गया। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट, तो फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट क्या होता है कि जैसे जो हीटिंग एलिमेंट होता है तो उस पर क्या है कि पूरे पे एक समान तापमान ना हो के, मतलब ये है कि मेन बॉडी की अपेक्षा अधिक टेम्परेचर हो जाना। मतलब मेन बॉडी पर किसी जगह पर अगर मेन बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है कि उस जगह पे हमारा एक स्पॉट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एक स्पॉट बन जाता है। और इसके स्पॉट बनने से क्या होता है कि वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट होता है। तो इनको में जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को हम बार बार गर्म कर रहे हैं, बार बार ठंडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, जब एक लेयर चढ़ जाती है, तो जब लेयर चढ़ जाती है उस लेयर, वो लेयर क्या करती है कि हमारे इंटरनल पार्ट्स को तो सुरक्षित रखती है, लेकिन ऊपर जो उसके हीटिंग एलिमेंट की लेयर चढ़ जाएगी ऑक्सीडेशन की, तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर हमारा कोल्ड होता मतलब ठंडा होता है, तो ठंडा होने पे क्या है, ये परत टूट जाती है। जैसे कभी हाई हो रहा है, कभी मतलब कभी टेम्परेचर हाई हो रहा है, मतलब हॉट हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, तो उस समय पे क्या होता है वो लेयर टूट जाती है, तो हमारा उस हीटिंग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता रहता है। जंग लगना क्या होता है कि जंग लगना ये जैसे कि हमने क्या है हीटिंग एलिमेंट मतलब ये है कि मेंटेनेंस किया, तो मेंटेनेंस के लिए क्या है हमने ग्रीसिंग की, तो उस मतलब उसमें क्या है थोड़ा सा कुछ ऑयली चीज़ आ जाती है, तो उस चीज़ से क्या है हमारे कंटेंट ये चीज़ जंग लग जाती है हीटिंग एलिमेंट को, तो उससे हमारा क्या है हमारी हीटिंग एलिमेंट की जो आय है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जिससे वो विफलता के कारण बनती है। मैकेनिकल फेलियर जैसे कि यांत्रिक, कभी कभी मशीन क्या है किसी पार्ट से तंतु के बने होते हैं तो तार विफल हो जाए, अचानक से टूट जाए, तो उस चीज़ की वजह से हमारी यांत्रिक विफलता होती है। तो बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट की, किसकी, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट की। तो आप इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखेंगे थ्योरी एग्जाम के तहत, तो इसलिए मैं आपको ये बोर्ड पे लिखा देता हूँ पूरी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट किसकी, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट मतलब जो धब्बे बनते हैं वो प्रॉपर चीज़ में आपको डेफिनेशन, जिससे आप एग्जाम में एक प्रॉपरली लैंग्वेज बना के आए। बात करते हैं हम कि जो कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि ये 4 टाइप से होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट, जंग लगना और यांत्रिक विफलता। तो बात करते हैं, मैंने अभी आपको ये इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दिया था डीपली। आप एग्जाम थ्योरी के लिए आपको थ्योरी देने के लिए मैंने आपको ये चीज़ लिखी। तो जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट, जैसे कि इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो होता है वो एलिमेंट की मेन बॉडी से, जो तापमान होता है वो जो एलिमेंट होता है उसकी मेन बॉडी से अधिक होता है, तो वहाँ क्या है स्पॉट बनेंगे। मतलब ये है कि जो फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट मतलब धब्बों का बनना, धब्बे उस जगह पे बनेंगे जहाँ पे तापमान मेन बॉडी से अधिक हो, मतलब जो एलिमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो मेन बॉडी से अधिक हो, तो उस जगह पे हमारा मेन स्पॉट बन जाएगा, हॉट स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक स्थानीय ऑक्सीडेशन होता है। अगर स्थानीय ऑक्सीकरण की जो दर है वो अधिक होने पर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जिससे क्या होता है रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वही वाली कंडीशन आ गई कि मेन एलिमेंट की जो मेन बॉडी से है वो अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हमारा स्पॉट बन जाता है। एक चीज़ और होती है स्पॉट बनने की कि जो एलिमेंट होता है हमारा कि तो उसका हाई टेम्परेचर होना, ठीक है, सैगिंग की या वार्पिंग की उचित नहीं होना इन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट को बनाती हैं। अगर जिस जगह पे धब्बा बन जाएगा तो उस जगह पे एलिमेंट हमारा
कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने पे क्या होता है, एलिमेंट हमारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो सिस्टम एलिमेंट हमारा काम करना बंद कर जाएगा, मतलब सप्लाई को बंद तोड़ देगा वहीं के। बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट की। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, ये एक ऑक्साइड की परत होती है जो क्या है, ऑक्साइड की परत इतनी मजबूत होती है कि वो मतलब इतनी एक इंटरनल जो पार्ट होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट का, उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि जब हम उसको बार बार यूज करते हैं, बार बार क्या है उसको ठंडा करना होता है, गर्म होना होता है, तो ये उसको एक थर्मल फोर्स जो होता है वो उसको सहन नहीं कर पाता है। ऑक्साइड की जो परत है वो सहन नहीं कर पाती है। तो अचानक एक समय ऐसा आता है कि ऑक्साइड की परत टूट जाती है। तो जब ऑक्साइड की परत टूट जाएगी तो क्या होगा, उस जगह पे हमारा एक स्पॉट बन जाएगा। स्पॉट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हीटिंग एलिमेंट है हमारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा सप्लाई ठप। ठीक, तो इस प्रकार ये दोबारा प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि हाई टेम्परेचर पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है हाई टेम्परेचर पर, वह इंटरनल मेटल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, क्योंकि वह इतनी मजबूत होती है अपने आप में कि वह इंटरनल मेटल्स का सुरक्षा करती है। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी ऑक्साइड की जो परत होती है, ऑक्साइड की परत हीटिंग एलिमेंट को बार बार प्रयुक्त करने पर, ठीक है, बार बार गर्म या ठंडा करने पर क्या होता है कि वो थर्मल फोर्स झेलना पड़ता है उसको, जिससे परत क्या है, लेयर टूट जाती है। लेयर टूट जाती है तो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा क्या होगा, स्पॉट, हॉट स्पॉट बन जाएगा, जिससे हमारा क्या है, हीटिंग एलिमेंट ब्रेक हो जाएगा। बात करते हैं हम कॉन्टेमिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स से जंग लगना। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रेजिंग फर्नेस के अंदर जो ब्रेजिंग फर्नेस में फ्लैक्स से उत्पन्न फ्यूम्स क्या होता है, कंपोनेंट का ताप उपचार, मतलब कि कंपोनेंट का ताप उपचार मतलब टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है फ्यूम्स। तो ब्रेजिंग फर्नेस में फ्लैक्स से उत्पन्न फ्यूम्स करने से उत्पन्न तैलीय फ्यूम्स, मतलब जो ऑयली फ्यूम्स होता है, से हीटिंग एलिमेंट पे क्या होता है, जंग लग जाता है, मतलब कंटेमिनेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जो हमारी ब्रेजिंग फर्नेस होती है, तो ब्रेजिंग फर्नेस में क्या है, फ्लक्स से उत्पन्न क्या होता है, फ्यूम्स उत्पन्न होता है। तो फ्यूम करने से क्या होता है, एक हमारा ऑयल जो फ्यूम उत्पन्न होता है वो हमारा कौन सा फ्यूम होता है, तेलीय फ्यूम्स होता है, ऑयली फ्यूम्स होता है। तो उससे क्या हमारा हीटिंग एलिमेंट पर कंटेमिनेशन लग जाता है। ठीक है, जंग लग जाता है। इस प्रकार हम बात करेंगे मैकेनिकल फेलियर की। तो मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया था कि मैकेनिकल फेलियर मतलब किस वजह से होता है। तो मैं आपको बताऊं दोबारा से कि वह हीटिंग एलिमेंट जिनमें कुछ आयरन होता है, मतलब जहाँ कुछ आयरन हो या हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, उनकी ब्रिटल ग्रेन्स हो जाती है, मतलब उसमें भंगुरता उत्पन्न हो जाती है हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट जब ठंडा होगा तो ठंडे होने पे क्या है, वो ब्रिटल हो जाता है, मतलब भंगुर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो कुछ हैंडलिंग के समय क्या होता है, हैंडलिंग के समय थोड़े से ही जर्क मतलब थोड़े से ही मडोर पर या थोड़े से भी प्रेशर पर वह टूट जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो मैकेनिकल फेलियर है, तो कॉसेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, तो इस प्रकार से आपने कॉसेस ऑफ हीटिंग एलिमेंटों को पढ़ा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको चारों जो कॉसेस ऑफ फेलियर थे वो हीटिंग एलिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम कि मतलब टेम्परेचर कंट्रोल इन रेजिस्टेंस हीटिंग, मतलब जो रेजिस्टेंस हीटिंग पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो वो किस टाइप से करेंगे। तो ये लास्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का टॉपिक है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। बात करते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोल रेजिस्टेंस फर्नेस की, मतलब रेजिस्टेंस फर्नेस के नियंत्रण, तापमान नियंत्रण के लिए। तो क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल इन रेजिस्टेंस फर्नेस के तापमान नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियों का को प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि विद ऑन ऑफ स्विच। कौन सी विधि, विद ऑन ऑफ स्विच। सेकंड है आपकी चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड आपकी जो है वो है चेंजिंग कनेक्शन। फोर्थ आपकी है चेंजिंग पावर सप्लाई वोल्टेज। तो देखो बात करते हैं हम विद ऑन ऑफ स्विच की। किसकी बात करते हैं, विद ऑन ऑफ स्विच की। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये सबसे पहले बात करेंगे, ये क्या है, छोटी फर्नेस के लिए, किसके लिए, छोटी फर्नेस के लिए यूज में आता है। ठीक है,
विद ऑन ऑफ स्विच का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, छोटी फर्नेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मतलब तापमान नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्मोस्टेट स्विच लेते हैं। कौन सा स्विच लेते हैं, थर्मोस्टेट स्विच, ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच यूज में लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जब हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है तो उसको ऑन कर देते हैं और जब मतलब ऑफ कर देते हैं। तो मतलब ये है कि हम जो भी कंट्रोल करेंगे वो थर्मोस्टेट स्विच के द्वारा ही नियंत्रण करेंगे। तो ये जो विधि है वो बहुत ही छोटी विधि है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक निश्चित तापक्रम पर चालू ऑन चालू ऑफ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। बात करते हैं अब चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट का। तो देखो चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मतलब ये है कि परपथ के अंदर अगर ज़्यादा अवयव होंगे तो हमारा टेम्परेचर अधिक उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अवयवों के संख्या में हम कमी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। अगर अधिक है तो ज़्यादा मतलब कम कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि अब जो अवयव हैं अगर उन अवयवों को हम समांतर में जोड़ दें तो हमारा टेम्परेचर अधिक कंट्रोल होगा, ठीक। बात हो गई हमारी विद ऑन ऑफ स्विच की, बात हो गई हमारी चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट की। इसके अंदर हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने कम कर दिया तो हमारी क्या टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। बात करते हैं चेंजिंग कनेक्शन की। तो देखो चेंजिंग कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर हम कनेक्शनों को चेंज कर दें, मतलब ये है कि अगर हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मतलब अगर हमें टेम्परेचर कम चाहिए तो हम ये है कि सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर अधिक चाहिए तो हम क्या है समांतर में कनेक्शन को समांतर में कर देंगे, ठीक है। जितने भी अवयव हैं उनको समांतर में कनेक्ट कर देंगे। अगर बात की जाए क्या कहते हैं 3 फेज के लिए, ठीक है, ये तो बात थी सिंगल फेज के लिए। अगर बात की जाए 3 फेज के लिए तो 3 फेज के लिए क्या करते हैं कि अगर हमें टेम्परेचर कम चाहिए तो हम उस चीज़ को स्टार में कनेक्टेड कर देंगे। अगर हमें टेम्परेचर अधिक चाहिए तो हम कनेक्शन को डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा चेंजिंग कनेक्शन को हम प्रयुक्त करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बात करते हैं चेंजिंग पावर सप्लाई वोल्टेज, मतलब क्या करते हैं कि जब हमें मतलब सप्लाई वोल्टेज की मतलब कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा सप्लाई वोल्टेज के मान में परिवर्तन करके क्या करते हैं जो हीट हमारा टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया जाता है। क्या करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई वोल्टेज को कम बढ़ती करके हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। लो वोल्टेज से फर्नेस में क्या होता है, लो टेम्परेचर उत्पन्न होगा और अधिक वोल्टेज से हमारा क्या होगा, अधिक टेम्परेचर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार हमने क्या है टेम्परेचर कंट्रोल में रेजिस्टेंस फर्नेस को पढ़ा। अब इस प्रकार हमने क्या है इन चारों चीज़ों को पढ़ा। ये बता दिया आपको विद ऑन ऑफ स्विच क्या है कि एक जो छोटी फर्नेस के यूज होता है, थर्मोस्टेट स्विच होता है इसके अंदर, जिसको हम कंटिन्यूस मतलब टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंटों की अवयवों की संख्या कम करके अगर हमें टेम्परेचर कम चाहिए तो अब एलिमेंट कम कर दो, अगर ज़्यादा चाहिए तो हम एलिमेंटों को अधिक कर दो। कनेक्शन में क्या है, 1 फेज के लिए हमें यह है कि अगर टेम्परेचर कम चाहिए तो सीरीज में कनेक्टेड कर दो, अधिक चाहिए तो पैरेलल में कनेक्टेड कर दो। 3 फेज की बात की जाए तो उसको अगर हमें टेम्परेचर कम चाहिए तो स्टार में कनेक्शन कर दो और अधिक चाहिए तो डेल्टा में कनेक्शन कर दो। चेंजिंग पावर सप्लाई वोल्टेज, इसके अंदर क्या करते हैं हम कि ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करते हैं कम वोल्टेज देंगे तो कम टेम्परेचर उत्पन्न होगा, अधिक वोल्टेज देंगे तो अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा, सिंपल सी बात। तो इस प्रकार हमने रेजिस्टेंस हीटिंग को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्क हीटिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।